ओके, सो फ्रॉम दिस वीडियो हम चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। काइंड ऑफ बड़ा चैप्टर है, खैर देख के पता चलेगा कितना बड़ा है एंड कितने क्वेश्चंस आए हैं पर टॉपिक ये भी देख लेंगे। बाकी मैं हर वीडियो में हर चैप्टर से पहले जो स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ वही बोलूँगी इस वीडियो में भी, दैट हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी टू क्लियर 280+ मार्क्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपल है, ठीक है। दैट इज़ मोर ऑफ रिवीजन फोकस्ड एंड नॉट ऑफ रिसोर्स फोकस्ड। जो हम रिसोर्स ये पढ़ रहे हैं, जो ये नोट्स हैं, ये बेस्ट है अपने आप में। ये क्या है? बेस्ट है। इसी से हमारा एग्जाम निकल जाएगा। साथ में हम 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की। और इतना करने से हमारे दैट इज़ को निकालने से, हमारे दैट इज़ पेपर को निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है बच्चा। और बिकॉज हर एक उस पर, हर एक टॉपिक पे हम लगभग 2.5 से 3 पेज पढ़ रहे हैं, है ना। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने आए हैं वो भी हम करेंगे। इतना करने के बाद, मतलब लगभग 4 से 5 पेजेस पर टॉपिक पढ़ने के बाद क्या हमें ज़रूरत है और ज़्यादा पढ़ने की? नहीं है। उस 4 से 5 पेजेस में से ही हमें बेस्ट आंसर लिखना है, उसी पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करके, उसी नॉलेज को यूज़ करके। बिकॉज देखिए, हर डायमेंशंस को कवर करना अपने आप में अनरियलिस्टिक है। माइंड की एक लिमिट है जितना वो सीख सकता है, लेकिन उसी को बार बार पढ़ना ही सबसे बेस्ट है। ये चीज़ हमने प्रीलिम्स के टाइम पे भी देखी है कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉल कीजिए। एंड बिकॉज ये तो रिटर्न एग्जाम होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जो एग्जाम्पल्स हैं उनको क्रैम करना है। पर टॉपिक की एग्जाम्पल मुझे इस टॉपिक में लिखने ही लिखने हैं, तो इससे और ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी, राइट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पे। देखिए जो टॉपिक है अपने आप में, ठीक है, वेट अ मिनट। तो ये जो टॉपिक है इससे कितने क्वेश्चन आए अगर मैं आपको बताऊं तो अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ चुके हैं आज के टाइम पे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए इस पूरे टॉपिक में से, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। ऑल्दो हम इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आपको पता ही है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक तरीके की ऐसी पॉलिसी है जिसमें बेसिकली मैनेज करने की कोशिश की जाती है मनी सप्लाई को, क्रेडिट को, इंटरेस्ट रेट को। कौन करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक करता है। टू अचीव, किस लिए करता है? टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ना ऑब्जेक्टिव होते क्या है? देखिए, कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ आए एंड स्टेबिलिटी आए, ठीक है। इंश्योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेबिलिटी, साथ में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल रहे। एंड जो क्रेडिट है उसका फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स वो बना रहे, वो रेगुलेट रहे, वो टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट करते रहे। दैट इज़ वाई इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं, है ना। आरबीआई क्यों लेके आता है ना? इन्फ्लेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। और भी मेन फंक्शंस जो हैं आरबीआई के हम पूरे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे, जो एक्सचेंज रेट है ना, उसको भी स्टेबल रखता है। हर चीज़ को स्टेबल रखता है, बैलेंस रखता है, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन हर चीज़ को कंट्रोल रखता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे एंड हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स को अच्छा खासा क्रेडिट मिले। ना क्या टूल्स हैं मॉनेटरी हमारी पॉलिसी के? क्वांटिटेटिव या कहें तो जनरल टूल्स हैं जो पूरे ओवरऑल लिक्विडिटी को, है ना, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो कि कंट्रोल करते हैं कि बोरोइंग की क्या कॉस्ट होगी, है ना। कैश रिजर्व रेशो है जो कि वो पोर्शन है डिपॉजिट का जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, सो दैट बैंक रन जैसी सिचुएशन ना हो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है जो कि मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो बैंक को होल्ड रखनी पड़ती है, मतलब अपने पास रखना पड़ता है पैसा। ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, टू रेगुलेट द लिक्विडिटी, और रेगुलेट करने के लिए कि कितना पैसा मार्केट में रहेगा। इंडियन एग्जाम्पल, आरबीआई इंक्रीज करता है रेपो रेट 2022 में टू कर्ब द राइजिंग इन्फ्लेशन। इतना तो पता ही है ना, 2022 में बिकॉज ऑफ दी कोरोना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, दैट इज़ वाई रेट को क्या किया गया? कम किया गया, सॉरी बढ़ाया गया टू कर्ब द इन्फ्लेशन 2022 में। एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव टूल्स होते हैं जिनको हम टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करने के लिए जनरली हम क्वालिटेटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव या जनरल टूल्स को हम ओवरऑल लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वहीं पे जो क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव टूल्स हैं उनसे हम स्पेसिफिक टारगेट्स को क्या है? टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करते हैं। सॉरी अगर मैं गलत बोल देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है क्रेडिट रेशनिंग है, जिसमें हम डायरेक्ट करते हैं क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, मतलब क्रेडिट का रेशनिंग, रेशो तय कर देना कि ये वाला जो, जैसे क्रेडिट 100 है तो इसका रेशो हमने तय कर दिया कि 20 वहाँ जाएगा, 30 वहाँ जाएगा, 40 वहाँ जाएगा, 40 30 और 10 यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से रेशनिंग कर देना क्रेडिट का कि किस सेक्टर में कितना क्रेडिट जाएगा।
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या होता है, मिनिमम डाउन पेमेंट्स कितनी लोन्स में लगेंगी, मतलब आपको मार्जिन इन द सेंस कि कोलेटरल की क्या वैल्यू होगी, है ना, लोन जितना लेना है आपको उसके अकॉर्डिंग इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या देते हैं। इंडियन एग्जाम्पल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है बैंक्स के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से क्वालिटेटिव टूल्स है, सो दैट प्रायोरिटी सेक्टर जो ऐसे सेक्टर्स है जिनमें क्रेडिट की कमी रहती है और वहाँ पे क्रेडिट हमें देना, सो दैट वो हमें डायरेक्टली हेल्प करेंगे इकॉनमिक ग्रोथ में, तो उसके लिए लैंडिंग नॉर्म्स निकाले गए हैं बैंक्स के लिए, तो वो एक एग्जाम्पल है इसका। नो टाइप्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। देखिए एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट द ग्रोथ यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन, दैट इज मनी सप्लाई को बढ़ा देना जिससे कि हम ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पाए, ठीक है, ग्रोथ को मतलब ग्रोथ बढ़ा पाए, जीडीपी बढ़ा पाए, है ना, इनकम बढ़ा पाए। जनरली रिसेशन के टाइम पे यूज़ होती है, दैट मीन्स इस टाइम पे पैसा नहीं है ना, मार्केट मंदी पड़ी, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या करती है, ये मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, जहाँ ज़्यादा पैसा है, महंगाई ज़्यादा है, उसमें हम इसको इसकी हेल्प होती है। नो लिमिटेशन क्या है इसकी, देखिए टाइम लैग इन इफेक्ट, मतलब आप एकदम से रेपो रेट को आज घटाओगे तो एकदम से तो इसका इफेक्ट नहीं कल दिख जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके इफेक्ट पे। लिमिटेड कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ये ब्लैक मनी या इनफॉर्मल सेक्टर वाले पैसे को कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक के पास पैसा है इसी को रेगुलेट करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कैन रिड्यूस इफेक्टिवनेस, साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं करता है, नज़रअंदाज करता है, और उनकी वजह से हो सकता है जो इसकी इफेक्टिवनेस है उस पर इम्पैक्ट आ जाए। साथ में ये भी लिमिटेशन लिख सकते हैं कि आरबीआई तो अपनी तरफ से रेट को कम ज़्यादा कर देता है, लेकिन क्या वो रियल ग्राउंड रियलिटी पे देखने को मिलता है, तो उसमें भी थोड़ा सा गैप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कारण हैं, ये हमारे कुछ लिमिटेशंस है, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी का, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को यूज़ करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव वही रहेगा सेम, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, है ना। साथ में एक और होता है, जैसे फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही वैसे अपने आप में बजट है, ऑल्दो मैं बता देती हूँ कि बजट का क्या एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम एंड रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज़ को। गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दे रही है ना, इस तरीके से इनइक्वालिटी को भी कम करने की कोशिश करती है। तो फिस्कल पॉलिसी का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। साथ में प्राइस स्टेबल रहे, एम्प्लॉयमेंट फुल रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो भी लोग काम करना चाहते हैं सबको नौकरी मिले, है ना। स्टिमुलेट और रिस्ट्रेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीडेड, साथ में मतलब कब एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, कब उसको रोकना है, तो इनको भी ये फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम उनका भी मतलब फिस्कल पॉलिसी का भी ये ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ टू स्टिमुलेट या रिस्ट्रेन, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, घटाना, इस तरीके से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़ में, और प्राइस को स्टेबल रखने में, फुल एम्प्लॉयमेंट में, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हमारा फिस्कल पॉलिसी का रोल होता है। नाउ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है देखिए इसके, तो सबसे पहला रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी मतलब जो भी पैसा आ रहा है उससे रिगार्डिंग पॉलिसी। टैक्सेशन मतलब डायरेक्ट टैक्सेस होता है, आपको पता है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको पता है, फीस, फाइन्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक पीएसयूज, ठीक है। इन एग्जाम्पल से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में टू यूनिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू बेस को, तो वो इसका एग्जाम्पल है ना। एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ऐसी पॉलिसी जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज़ पे जनरली करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम्स पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे, ये स्टिमुलेट करती है डिमांड को। ये अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी ना, गवर्नमेंट जाके मार्केट में खर्चा करेगी तो उससे डिमांड बढ़ती है एंड एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ठीक है। इंडियन एग्जाम्पल मनरेगा है, पीएमएवाई स्कीम है, बहुत सारी है जिसने रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करा है, हाउसिंग को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत हाउसिंग, है ना, घर दिए गए। अब घर बनवाए होंगे तो एक्सपेंडिचर हुआ, है ना, सोशल वेलफेयर तो हो ही रहा है, साथ में एक डिमांड क्रिएट हुई, है ना, क्योंकि डिमांड कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, लोगों को नौकरी मिली, तो उनके पास पैसा है तो डिमांड क्रिएट हुई, इस तरीके से। साथ में डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक और हमारी पॉलिसी होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब क्या है, देखो एक्सपेंडिचर एंड हमारे रेवेन्यू में जब गैप होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसको भी फाइनेंस करना पड़ता है ना। तो डेफिसिट, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट बोरो करती है टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू, जो जितना एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है रेवेन्यू से तो उसको फाइनेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आया। एग्जाम्पल फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने करी थी फॉर कोविड-19 की इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस के लिए, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से खर्चा करना था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रेवेन्यू पॉलिसी मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसमें टैक्सेशन, नॉन टैक्स वाली चीज़ों को देखते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ मतलब कहाँ पे खर्चा हम कर रही है गवर्नमेंट।
यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा था गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्च कर रही है उससे रिगार्डिंग है, एंड जो कमी रह रही है उसको कैसे वो फाइनेंस कर रही है। नो टाइप्स क्या है, तो एक्सपेंशनरी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग को बढ़ाती है, फिर टैक्सेस को कम करती है, क्योंकि उसको ग्रोथ को बूस्ट करना, एक्सपेंड मतलब मनी सप्लाई को एक तरीके से बढ़ाना। तो बढ़ेगी कैसे, जब टैक्सेस को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ज़्यादा पैसा लोगों के पास है खर्च करने के लिए, या फिर और गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से स्पेंड नहीं करेगी, तो उससे भी नौकरी क्रिएट होंगी और फिर वही डिमांड क्रिएट होगी और पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी ना। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी, इसका उल्टा एंड टैक्सेस को बढ़ा देगी, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ज़्यादा महंगाई है, ज़्यादा पैसा है मार्केट से, पैसा को निकालना है, तो क्या करेंगे, टैक्सेस को बढ़ा देंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, तो कम पैसा मार्केट में जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी दो टाइप की होती है, सिमिलर इसी तरीके से थी। उसकी लिमिटेशन क्या है, आपको पता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गैप आती है ना, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही रहता है इस पूरी पॉलिसी पे। हाई डेफिसिट्स कैन लेड टू इन्फ्लेशन एंड डेप्ट बर्डन, अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, और ज़्यादा डेफिसिट बढ़ता है, हम डेप्ट ट्रैप में फंसते हैं, जो डेप्ट का बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशन पर और ज़्यादा बढ़ता है। टाइम लैग इन ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू इकोनॉमिक इफेक्ट, ऑफकोर्स पॉलिसी तो हम आज बना देंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा टाइम लेके आता है। दोनों पॉलिसी में ये सेम लिमिटेशन थी, तो ऐसा नहीं कि आज प्रॉब्लम आई तो हम पॉलिसी में चेंज करके उसको कल ही सॉल्व कर देंगे, तो थोड़ा सा टाइम का लैग होता है ट्रांसलेट करने में, पॉलिसी को एक इकोनॉमिक इफेक्ट देने में, राइट। अब लिंक अगर हम दोनों के बीच में समझें तो मॉनेटरी पॉलिसी को आपको पता है आरबीआई मैनेज करती है, वहीं पे जो फिस्कल पॉलिसी है उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने बजट के थ्रू जो है मैनेज करती है ना। दोनों का एम वही है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ग्रोथ रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स इफेक्टिवनेस, दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो और ज़्यादा इफेक्टिवनेस आएगी इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ, की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने में, एंड फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको फाइनेंस करने में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रहता है कि इंडिया एक तरीके से आपको पता है मिक्स इकोनॉमी अप्रोच हमारी है, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही काम कर रहे हैं सेक्टर्स, कंबाइनिंग फिस्कल इंटरवेंशंस, लेकिन वहीं पे फिस्कल इंटरवेंशन होता रहता है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट में इंटरवीन करती है, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से, सब्सिडीज़ देके या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू, विद मॉनेटरी रेगुलेशन, साथ में मॉनेटरी रेगुलेशंस के साथ भी, जैसे कि रेपो रेट है, CRR है, SLR है। अब रीसेंट एग्जांपल्स देखें तो आरबीआई के जो मॉनेटरी मेजर्स लिए थे उन्होंने ड्यूरिंग द कोविड-19 टू इंश्योर द लिक्विडिटी, है ना, मेजर्स लिए थे। इसी तरह से गवर्नमेंट के फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस आते हैं। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, दैट इज़ गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करती है तो उसको फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं, जैसे कि PM केयर है, आत्मनिर्भर भारत है, जिससे कि रिवाइव किया जाए इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें इकोनॉमी से रिगार्डिंग थी, कुछ खास इसमें था नहीं वैसे, ओके। द नेक्स्ट इज अ पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक डेब्ट। सो पब्लिक बोरोइंग से एक क्वेश्चन, पब्लिक डेब्ट से 2 क्वेश्चन आए, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, तो भी 6 से 7 रिविजन तो बनती है इसकी, राइट। चलिए करते हैं। देखिए पब्लिक बोरिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फंड्स रेज बाय द गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। बजट था, बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो इसका मतलब उसको पैसे की ज़रूरत है। अब वो पैसा कहाँ से लेगी, या फिर तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से वो फंड रेज करती है टू फाइनेंस करने के लिए इस डेफिसिट, इस गैप को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में भी ज़रूरत पड़ सकती है फाइनेंस की, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक बोरिंग, पैसे को बोरो करना, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, दैट इज़ टू मीट द एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू, जिसकी मैंने बताया कि खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसके गैप को मीट करने के लिए, डेफिसिट को मीट करने के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोशल वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, या फिर स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन है, इमरजेंसी पड़ गई है तो पैसे की ज़रूरत है, फिर रिसेशन है, बहुत ज़्यादा मंदी पड़ी हुई है मार्केट को, तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो पैसा चाहिए, तो पैसा क्या करेगी, वो बोरो करेगी। अब टाइप्स ऑफ पब्लिक बोरिंग्स क्या है, देखिए 2 टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में पैसा जो है वो हम डोमेस्टिक सोर्सेज से रेज करते हैं, मतलब कंट्री के अंदर से ही गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है, या तो बैंक से ले सकती है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, या लोगों से ले सकती है। मेथड्स इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल, तो या फिर तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज़ इशू कर देती है, बॉन्ड्स इशू कर देती है, फिर ट्रेजरी बिल इशू कर देती है। वो एक तरीके से सिले का टुकड़ा होता है कागज़ का, जो कि बोलता है कि 1 साल बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है।
वो लोगों को दे दिया जाएगा और लोगों से पैसा ले लिया जाएगा, इस तरीके से। इंडियन एग्जाम्पल, आरबीआई इशू करती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। नाउ एक्सटर्नल बोरिंग्स क्या होती है, जहाँ पे पैसा बोरो किया जाता है फॉरेन गवर्नमेंट से या मल्टीलेटरल जो एजेंसीज है, जैसे कि ईडीआर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ईडीबी, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर आईएमएफ है, एंड इंटरनेशनल मार्केट से जब पैसा उठाया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बोरिंग। कंट्री के बाहर से है ना, बाहर से पैसा, बाहर से गवर्नमेंट बोरो कर रही है। यूज्ड फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज नीड्स। जनरली जो पैसा बाहर से लिया जाता है ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, मतलब जहाँ पे हम कोई कैपिटल क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और कैपिटल बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वाई हम बाहर से लेते हैं। या फिर फॉरेन एक्सचेंज नीड, या फिर जैसे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन करेंसी का एक तरीके से फॉरेन करेंसी जो हमारे आरबीआई रखता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है फिर बोरो करने की, तो हम तब बोरो जनरली इसको यूज़ करते हैं। इंडियन एग्जांपल जैसे कि लोन लेना वर्ल्ड बैंक से या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब मेथड्स क्या है, किस किस तरीके से पब्लिक बोरोइंग की जा सकती है। देखिए मार्केट लोन्स है ना, जो कि इशू होते हैं टू पब्लिक थ्रू ऑक्शंस या फिर पब्लिक ऑफर्स, मतलब लोगों से लेना ना, मार्केट से उठाना। स्पेशल सिक्योरिटीज़ जो कि इशू होती है टू इंस्टीट्यूशंस, जैसे ये आरबीआई है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट क्या करती है, एक कागज़ का नोट देती है ना, नोट इन द सेंस कि नोट लिख के देती है, प्रॉमिस करती है कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो, है ना, मैं थोड़ा सा बढ़ा के तुम्हें दे दूँगा। ये बैंक को देगी इस नोट को और उनसे क्या ले लेगी, पैसा ले लेगी। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए होते हैं, जनरली 1 साल के लिए। टेम्प्रेरी मतलब छोटा मोटा डेफिसिट है, छोटे मोटे टाइम के लिए डेफिसिट है, तो उसके लिए जनरली ट्रेजरी बिल्स किए जाते हैं इशू। या एक्सटर्नल एड मैंने बता दिया, लोन या क्रेडिट जो कि इंटरनेशनल एजेंसी से वो लेती है, तो ये सारी मेथड है, मार्केट लोन्स, स्पेशल सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स या फिर एक्सटर्नल एड। नाउ पब्लिक डेप्ट क्या होता है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ेंगे। पब्लिक डेप्ट का मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओन टू डोमेस्टिक और फॉरेन लैंड। मतलब क्या है कि सिंपल कितना उधार है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग मतलब जो उसको वापस देना है गवर्नमेंट को, जिसमें हमारा प्रिंसिपल भी आता है जितना उधार लिया था, साथ में उस पर कोई इंटरेस्ट भी होगा जो देना है, साथ में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि डोमेस्टिक या फॉरेन, मतलब ये लोन कैसा भी हो सकता है ना, उधार तो किसी को भी देना वापस, उधार तो किसी से भी लिया हो सकता है, या तो डोमेस्टिकली लिया हो सकता है, फिर फॉरेन लेंडर से लिया हो सकता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे बताया इंटरनल डेप्ट, ऐसा पैसा ऐसा उधार जो कि हमने डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो किया है, एंड एक्सटर्नल डेप्ट जो कि हमने फॉरेन कंट्री या इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, उधार लिया है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है ऐसी गारंटी या ऐसी ऑब्लिगेशन नॉट येट रियलाइज बट मे बिकम डेप्ट। मतलब क्या है कि अभी ये हमारे लिए उधार नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए उधार बन जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, तभी शायद ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, राइट। वेट अ मिनट, एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो गारंटीज़ या फिर ऑब्लिगेशंस जो कि नॉट येट रियलाइज्ड, मतलब अभी तक हमें नहीं पता चल रहा है कि वो हमारा उधार है, लेकिन वो फ्यूचर में हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल है कोर्ट केस, राइट। सो ये हो सकता है कि कोर्ट में भी केस चल रहा है और गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट को क्या पता फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट हार गई तो गवर्नमेंट को लोगों को पैसा देना पड़ जाए, सो इट इज़ लाइक अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पब्लिक डेप्ट के, उधार लेने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिंपल है, वही बताया, फाइनेंस करना डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स विदाउट इमीडिएट टैक्सेशन। हम नहीं चाहते, गवर्नमेंट नहीं चाहती, देखो गवर्नमेंट के पास पैसा रेज करने के लिए क्या सोर्स है, टैक्स लगाना, लेकिन टैक्स वो लगाना चाहती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी। स्मूदन इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन, काउंटर साइक्लिकल मेजर। अब ये क्या होता है, इकोनॉमी की जो फ्लैक्चुएशंस है, मतलब उसको स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, जैसे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसेशन है, इकोनॉमी मंदी पड़ी हुई है, इकोनॉमी में कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को तो इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से इकोनॉमी गिरी जा रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, खर्चा, सो दैट इकोनॉमी बढ़े। तो काउंटर करने के लिए साइक्लिकल मेजर, जो साइकिल है ना, ये रिसेशन की साइकिल से बाहर आने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जनरली गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। मोबिलाइज आइडियल सेविंग्स ऑफ सिटीजन्स इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स, साथ में जो सेविंग्स लोगों की रखी हुई हैं
अब वो रखे रखे तो जंगी खाएगी ना, तो इससे अच्छा है कि उसको किसी प्रोडक्टिव चैनल में लाया जाए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गवर्नमेंट क्यों उधार लेती है ना, क्यों उधार लेती है समझ में आया। या फिर तो उसको अपने खुद के सबसे पहला तो ये हो सकता है कि डेफिसिट करना है, फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू है नहीं, तो उसको उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए। या फिर सेकंड है फाइनेंस करने के लिए डेवलपमेंट या वेलफेयर प्रोग्राम्स को। तीसरा है जो इकोनॉमी में रिसेशन है उसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। चौथा है जो सिटीजन की सेविंग है उसको एक प्रोडक्टिव चैनल में लाने के लिए। नाउ इंडियन एग्जांपल्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट बोरिंग्स टू फाइनेंस द यूनियन बजट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जनरली क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है फाइनेंस करने के लिए यूनियन बजट की डेफिसिट को, कमी को, है ना। एक्सटर्नल बोरिंग्स भी की गई थी दिल्ली मेट्रो के लिए ना, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सोवरेन बॉन्ड्स इशूड इन ग्लोबल मार्केट, साथ में ये बॉन्ड्स भी ग्लोबल मार्केट में भी इशू करती है। एग्जाम्पल सोवरेन बॉन्ड, जैसे कि एग्जाम्पल गरम मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स भी थे ना। इंडियाज़ 2022 ग्रीन बॉन्ड्स फॉर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, इंडिया ने अपने 2022 में ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करे थे ग्लोबल मार्केट में, कि ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाने के लिए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो बजट वाला याद रखेंगे और ये ग्रीन बॉन्ड वाला याद रखेंगे, दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रट लो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें एग्जाम्पल्स रटने हैं बस, पर टॉपिक एग्जाम्पल मुझे चेप के आना है, दैट इज इट। नाउ अब एडवांटेजेस क्या है पब्लिक बोरिंग या डेब्ट के, अब लोग उधार लेने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए एक तरीके से इमीडिएट फंड हमें मिलता है डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। दूसरा है हम इससे फाइनेंस कर सकते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं विदाउट रेजिंग द टैक्सेस, जो बर्डन है वो लोगों पे नहीं आता, टैक्सेस ज़्यादा नहीं बढ़ जाते, ठीक है। और एक कैपिटल जो इंटेंसिव जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ईजिली फाइनेंस कर पाते हैं उधार लेके। इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंकरेज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, लोगों के थ्रू भी, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी। कैन एक्ट एज अ टूल फॉर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, और एक तरीके से क्या है, एक टूल है कोऑर्डिनेशन बिठाने का फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसके लिमिटेशंस या रिस्क क्या है, कुछ बुराइयां भी होंगी उधार लेने में, बिल्कुल है। एक्सेसिव बोरिंग कैन लेड टू हाई डेप्ट बर्डन एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा उधार लोगे उससे क्या होगा, हाई डेप्ट बर्डन, बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा डेप्ट का फ्यूचर जनरेशन पे, एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, तो एक्सेसिव बोरिंग से एक बर्डन बढ़ेगा। दूसरा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अब ये क्या होता है ये समझिए। देखिए गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी, प्राइवेट सेक्टर की जो बोरिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्शन नहीं बनेगा, मे रिड्यूस फंड्स अवेलेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को निकाल दिया। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल डेप्ट कैन इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड सोवरेनिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगे एक्सटर्नल डेप्ट पे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड है उधार लेने पे, वो भी फॉरेन, सो अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे एक्सटर्नल डेप्ट पे, तो उससे क्या हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज की जो स्टेबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा अगर हम फॉरेन से क्या लेंगे, उधार लेंगे, तो उससे क्या होगा कि डॉलर आता जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारे डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है ना, फिर उससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, साथ में हमारी सोवरेनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, हम डिपेंडेंस बढ़ाता है, हमारी डिपेंडेंस शो करता है। मिसमैनेजमेंट कैन लेड टू इन्फ्लेशन एंड फिजिकल इंस्टेबिलिटी, और अगर हमने जो ये पैसा बोरो करा और उसको अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है ना, उससे इन्फ्लेशन आ सकता है और ज़्यादा फिजिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। नाउ डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या है, अब उसको मेंटेन करने के लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी अपनाई होंगी। देखिए आरबीआई का डेप्ट मैनेजमेंट है, हमारा डेटा रहता है, जो इशू करती है सिक्योरिटीज़ को, मैनेज करती है रिडम्पशन को एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को। ऐसे हमारे पे FRBM एक्ट भी है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, अगर कभी भी दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा तो, या फिर उधार लेने से, तो हमें एक्ट को मेंशन करना ही है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का, जिन्होंने एक टारगेट्स रखे हुए हैं फिजिकल डेफिसिट एंड बोरिंग लिमिट से रिगार्डिंग, कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, कितना हमारी स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, इस तरीके से। इंटरनल बोरिंग फोकस मिनिमाइजेस एक्सटर्नल डेप्ट एक्सपोजर, साथ में है ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे जो इंडिया है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल ही डेप्ट लेती है, एक्सटर्नल लेती नहीं है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। साथ में डेप्ट कंसोलिडेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग रिड्यूसेस इन रीफाइनेंसिंग रिस्क, साथ में हमने डेप्ट को कंसोलिडेट किया हुआ है एंड रीस्ट्रक्चर करने की हम कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो क्या है कि हम इंटरनल बोरिंग पे फोकस करते हैं, FRBM एक्ट है एंड RBI का डेटा मैनेजमेंट है। ये तीनों चीज़ हमें रटनी है एज इट इज़, क्योंकि लिख के आनी पड़ेगी ना, तभी थोड़ा सा बर्डन बैठेगा हमारे आंसर्स में। ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि पब्लिक बोरिंग्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपिंग इकोनॉमी में, जैसे कि एग्जांपल इंडिया, बट ज़रूरी है कि हम उनको केयरफुली मैनेज करें सो दैट सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, एक लॉन्ग टर्म हमें उसका बेनिफिट मिले, ना कि वो हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो जाए। इफेक्टिव डेप्ट मैनेजमेंट सपोर्ट फिजिकल स्टेबिलिटी, अगर हम इफेक्टिवली डेप्ट को मैनेज करते हैं तो उससे एक फिजिकल स्टेबिलिटी आती है, डेवलपमेंट आती है एंड इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है। ग्रोइंग इकॉनमी में हर एक इन्वेस्टर आके क्या करेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा। मॉडर्न ट्रेंड्स इंक्लूड ग्रीन बॉन्ड्स, मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज़, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग फॉर एफिशिएंट बोरिंग। सो आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, पैसा ले रहे हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज़ है, मार्केट से हम सिक्योरिटीज़ के थ्रू गवर्नमेंट पैसा उठाती है। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग फॉर एफिशिएंट बोरिंग, साथ में ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, डेटा वगैरह मैनेज किया जाता है प्रॉपर्ली, सो दैट हम एफिशिएंट तरीके से बोरो करें और उसको मैनेज कर पाएँ, राइट। सो इतना ही था ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ बजट टाइप्स एंड फॉर्म्स। अब अगर मैं इससे रिगार्डिंग बताऊँ कि कितने क्वेश्चन आए हैं, सो बजट टाइप्स एंड फॉर्म से 1 2 3 4 5 6 7 हमारे क्वेश्चन आए हैं। और इसमें भी मैं बता देती हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग और आउटकम बेस्ड बजटिंग, ये 3 टाइप के बजटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आए, तो मतलब इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है हमें। बाकी अगर इसमें कम भी कवर होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी बजट के टाइप्स एंड फॉर्म समझते हैं। तो बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हैं, तो दैट मीन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 बार इस टॉपिक को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। सो शुरू करते हैं। देखिए बजट होता क्या, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ बजट, है ना, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बजट। बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को हम स्टेट करते हैं, लिखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि जनरली एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एनुअल। इट इज़ लाइक अ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल डेफिनेशन, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक एनुअल ईयर के लिए गवर्नमेंट के अंदाजे कि कितना हम अगले आने वाले साल में खर्चा करेंगे और कितना हम कमाएंगे, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, ये गवर्नमेंट किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रही है ये बताती है। पॉलिसी की डायरेक्शन, कि हमारी पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड इकोनॉमी के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ टाइप्स ऑफ बजट में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो अलग अलग टाइप के बजट हैं। जैसे कि पर्पस के बेसिस पे हम देखें तो पहला है रेवेन्यू बजट, ये डील करता है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, जो रिकरिंग होता है, जो बार बार खर्चा हो रहा है, जिसका एसेट पे एंड लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, खर्चा या फिर पैसा, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उससे ना ही तो एसेट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। और जो पैसा आ और जा रहा है वो अपने आप में क्या है, रिकरिंग है, बार बार रिपीटेटिव है। एग्जाम्पल रिसिप्ट में आते हैं टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जैसे कि फीस एंड हमारी फाइन्स। वहीं पे एक्सपेंडिचर में हमारी आती है सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स। एंड इन एग्जाम्पल यूनियन बजट रेवेन्यू अकाउंट शो करता है इनकम, जैसे कि जो कि इनकम पैसा कहाँ से आ रहा है, GST से, कस्टम से, इनकम टैक्स से, और खर्चा कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि सैलरीज एंड पेंशन पे। नाउ कैपिटल बजट भी होता है। कैपिटल बजट हमारी कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से डील करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे खर्चे हैं या फिर ऐसे रेवेन्यू हैं जो कि अपने आप में रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होते, रिपीटेटिव नहीं है, और इनसे कहीं ना कहीं हमारी एसेट पे एंड हमारी लाइबिलिटी पे, गवर्नमेंट के एसेट एंड लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ जैसे कि रिसिप्ट में आते हैं लोन्स रेज्ड, रिकवरी ऑफ लोन्स, पैसा आ रहा है ना, तो लोन लिया है कहीं से, या लोन कहीं दिया था, हमने किसी को दिया था गवर्नमेंट ने, वहाँ से पैसा वापस आया। डिसइन्वेस्टमेंट, हमने एसेट को बेच दिया तो पैसा आया। एक्सपेंडिचर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हमने खर्चा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोन दे दिया किसी को, तो ये सारी क्या है, मोटा खर्चा है और रिपीटेटिव नहीं है ना, और इस पर हमारी एसेट एंड लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, हाईवे लगवाने में, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल है यहाँ पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है ना, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एक होता है हमारा ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में फॉर अप्रूवल एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
हमारा जो बेसिक होता है। देन होता है हमारे सुप्लीमेंट्री बजट, ये एडिशनल एलोकेशन कराते हैं रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू अनफोर्सी नीड। मतलब हुआ क्या कि ओरिजिनल बजट में भी एक स्कीम के तहत हमने बोला था कि 500 करोड़ हम खर्चा करेंगे, लेकिन हुआ क्या, हमें ज़रूरत पड़ गई 100 करोड़ एक्स्ट्रा की। उसके लिए हम एक सुप्लीमेंट्री, उसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा बजट लेके आते हैं जो कि एडिशनल एलोकेशन, ज़्यादा पैसा एलोकेट करता है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू द किसी भी अनफोर्सीन नीड के कारण। ठीक है। रिवाइज बजट क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन, दोबारा से बांटना, एडजस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर विद इन द अप्रूव्ड एलोकेशन, कि हमें टोटल जैसे कि 100 करोड़ हुआ था अप्रूव, और उसमें से 1 करोड़ किसी चीज़ के लिए था, 2 करोड़ किसी चीज़ के लिए था, 10 करोड़ किसी चीज़ के लिए था। अब हमें क्या पड़ी, यहाँ पे 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ी। तो हमने इस पैसे को अंदर ही अंदर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया एक्सपेंडिचर को विद इन द अप्रूव्ड एलोकेशन। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, ओरिजिनल, सुप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में होता है, एक होता है हमारा प्लान बजट, एक होता है नॉन प्लान बजट। देखिए प्लान बजट जो है, इसमें एलोकेशन होता है डेवलपमेंट या प्लान स्कीम्स के लिए जो डेवलपमेंट कर रही है ना। हमने प्लान करा कि यहाँ खर्चा करूँगा एज पर द 5 ईयर प्लान, हमें जो कि जनरली पहले होता था 5 ईयर प्लान हुआ करते थे ना, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो हम बजट बनाते थे उसको हम प्लान बजट कह रहे थे। नॉन प्लान बजट ऐसा खर्चा जो कि हम मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में करते हैं, मतलब जिसका डायरेक्टली कोई डेवलपमेंट से जो है लिंक नहीं है। ये डायरेक्टली हम किसके लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए कर रहे हैं। ये हम जनरली मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली डेवलपमेंट से लिंक तो नहीं है। एग्जाम्पल, प्री 2017 बजट डिस्टिंग्विश प्लान एंड नॉन प्लान। वैसे 2017 से पहले जो है बजट प्लान एंड नॉन प्लान करके आता था, लेकिन पोस्ट 2007 में हमने इनको मर्ज कर दिया एक यूनिफाइड बजट स्ट्रक्चर के अंडर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस बजट, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, है ना, ये आते रहते हैं, है ना, ये आते हैं क्वेश्चंस। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है, देखो परफॉर्मेंस बजट होता है जिनका मेन फोकस होता है रिजल्ट पे या आउटकम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं जैसे कि आप पिछले साल कोई स्कीम लाए थे, उस स्कीम का कोई आउटपुट आया, कुछ आउटकम आया होगा, है ना, हम उसको देखते हैं ना, उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हम इस स्कीम पे कितना खर्चा करें। ठीक है, तो लिंकिंग रिसोर्स टू ऑब्जेक्टिव, कि कितना रिसोर्स हम वहाँ पे पुट करें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, यूनियन बजट समटाइम्स हाईलाइट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन मनरेगा एंड PMAY। जीरो बेस्ड बजटिंग होती है, ईच एलोकेशन स्टार्ट फ्रॉम जीरो जस्टिफाइड फॉर नेसेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि पिछले साल कैसा रहा, पिछले साल क्या स्कीम थी, पिछले साल की स्कीम ने कैसा परफॉर्म करा, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं रहता, बल्कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम अब देखते हैं कि हमारी अब प्रेजेंट में क्या नीड है ना, किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, नेसेसिटी एंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, यूज सेलेक्टिवली इन डिफेंस एंड सर्टेन सोशल स्कीम्स फॉर एफिशिएंट फंड एलोकेशन। जनरली ये डिफेंस में यूज़ होता है ना, कि हमें अब पिछले साल तक क्या खर्चा करा, नेवर माइंड, अब हमें क्या ज़रूरत है डिफेंस में खर्चा करने की, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफेंस का बजट डिसाइड करेंगे, या फिर कुछ सोशल स्कीम्स के लिए भी हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे मिड डे मील स्कीम है, हमने देखा कि मिड डे मील स्कीम ना काम ही नहीं कर रही थी, तो अब ज़रूरत है क्या हमें, या फिर जैसे कि पीडीएस सिस्टम है, अब हमें ज़रूरत नहीं है पीडीएस सिस्टम में, हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आज की नीड को समझेंगे और हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बजट में, कुछ इस तरीके से। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये दोनों ही बजट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत शॉर्ट में यहाँ पे है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसको समझ लेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा है, परफॉर्मेंस बजटिंग का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, समझ तो लिया ही हमने परफॉर्मेंस बजट है क्या, एग्जाम्पल हमने याद कर लेना है। ठीक है, बाकी फ़ायदा नुकसान हम देख लेंगे आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ना, प्रेजेंटेशन के भी ऊपर होता है, जैसे कि वोट ऑन अकाउंट है, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू विड्रॉ मनी टेम्परली टू मीट एक्सपेंसेस बिफोर फुल बजट इज पास्ड। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, खैर ये होता है वोट ऑन अकाउंट, कैसा बजट है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू विड्रॉ द मनी टेम्परली, कि टेम्पररी आप एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बिकॉज फुल बजट को पास करने में टाइम लग जाता है, तो लेकिन इन बिटवीन खर्चा तो हो ही रहा है सरकार का, तो उसके लिए भी तो पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। जैसे यूनियन बजट 22-23 प्रेजेंटेड वोट ऑन अकाउंट टू कवर इनिशियल एक्सपेंडिचर, जैसे कि फेबररी में आया और ये अप्रैल तक जाके होता है, तो ये मार्च वाला जो फेबररी वाला टाइम है उसमें भी तो खर्चे हुए होंगे गवर्नमेंट के, तो उसको वोट ऑन अकाउंट के तहत उसके लिए पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। नो हमारा है एस्टिमेट्स।
डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, डिटेल समझते हैं कि पर डिपार्टमेंट का देखते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को। डिमांड फॉर ग्रांट है, यहाँ पे ईच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सबमिट करती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेड सेपरेटली, और हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अपना बताती है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, डिमांड करती है ग्रांट्स की, जिनको डिमांड फॉर ग्रांट्स कह देते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा की फॉर्म्स पढ़ते हैं। मॉडर्न बजट, आज के टाइम पे बजट किस तरीके का आता है। देखिए, फिस्कल टूल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, आज के टाइम पे बजट एक तरीके से क्या है, फिस्कल टूल है प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये इंश्योर करता है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका बेस्ट हम क्या करें, एलोकेशन करें, उसको बेस्ट तरीके से बांटें। रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एंड पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, या पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है उस चीज़ को ये बताता है। ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस। तो आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न टाइम में हमारा ध्यान रहता है कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्वेश्चंस पूछे जाए कि ये इतना खर्चा है तो क्यों है, एंड कंट्रोल भी रखा जाए पब्लिक के फाइनेंसेस पे। इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट, इसमें सब कुछ होता है, रिसिप्ट कितने पैसे आए, कितना खर्चा हुआ और कितना गैप रहा, इस सब का वो रहता है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि यूनियन बजट है इंडिया का, जो कि एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड बाय, जिसको प्रेजेंट आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ऐसे स्टेट बजट भी होते हैं जिसको प्रेजेंट हमारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बताते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी है, बजट को हमने डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्ट्री का भी बजट होता है और हर एक मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट है उसका भी एक अपना बजट होता है। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी हम इसका कर सकते हैं। ये तो फेडरल क्लासिफिकेशन हो गया, ये फंक्शनल हो गया, फंक्शन के अकॉर्डिंग कि किसका क्या काम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हेल्थ के रिगार्डिंग काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फाइनेंस के अकॉर्डिंग काम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिफेंस के अकॉर्डिंग काम है। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, अलोकेट करना फंड को सोशल सेक्टर, डिफेंस एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बजट अलाउ, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट फॉर्म हमने बजट्स के पढ़े, इससे होता क्या है, एक फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड ज़्यादा टारगेटेड मैनेजमेंट हम कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी एक टाइप, एक फॉर्म जो है वो बेस्ट नहीं होती है। परफॉर्मेंस एंड जीरो बेस्ड जो बजटिंग है वो इंक्रीजिंगली यूज़ की जाती है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए रिसोर्सेज का, कि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम रिसोर्सेज को क्या करें, यूटिलाइज़ करें। इंडियन बजटिंग प्रोसेस इंटीग्रेट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन विद मॉडर्न आउटकम ओरिएंटेड अप्रोचेस। तो जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी, हमने उसको क्या करा है, ट्रेडिशनल तरीके को आज के मॉडर्न आउटकम ओरिएंटेड अप्रोचेस के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, सो दैट हम डेवलपमेंट एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब देखो डेवलपमेंट ही करनी है, डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा, एंड फिजिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा उधार भी ना ले रहे, तो उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की आज के टाइम पर हम कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द आउटकम ओरिएंटेड अप्रोचेस। समझ में आई ये चीज़ें, ये अच्छा हम क्या लिख सकते हैं अपने, वी कैन राइट इट इन द कंक्लूजन टाइम। सो हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं इसमें मेजर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के 3 टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो चैप्टर 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ, फोमो में नहीं रहना है, ठीक है, डू नॉट लिव इन द फोमो। जितना पढ़ा है बस उसी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए, ये सबसे बेस्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। फोमो में नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, एग्जाम्पल्स को रटना है, रिकॉल करना है एग्जाम्पल्स को विद अ पर्टिकुलरली टॉपिक, एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो, राइट।